चले जी, मटेरियल के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और मटेरियल के टॉपिक में हमने जो सबसे पहला कारनामा सर अंजाम दिया था दैट वाज ईओक्यू, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ईओक्यू हमने पढ़ लिया था और ईओक्यू पढ़ने के बाद हमने बीबीपी के 4 सवाल, कितने थे, 4 थे 5 थे, 4 सवाल थे, ठीक है। वो चारों सवाल हो गए, सिंपल से सवाल हैं, उसमें मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे और हमने बात की थी टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, सही ना। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट में हम 3 चीज़ें लेकर आए थे, दैट इज मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। और मैंने कहा था आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। आप तीनों को प्लस कर देंगे तो तीनों को प्लस करके आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। और उसके अंदर क्या क्या था, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट थी। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट में फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा था मेरे भाई, मटेरियल कॉस्ट में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, सही ना। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो रहा था, आपके पास कैलकुलेट हो रही थी मटेरियल कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़कर हमारे पास कैलकुलेट हमें क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन रहा था एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और इसी तरीके से फिर हमारे पास आई थी होल्डिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि देखिए होल्डिंग कॉस्ट में आपके पास आता है फॉर्मूला बनता है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और ये सारे फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वैल्यूज को प्लस करके आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अच्छा, फिर हम ये मसला भी डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको बताया था कि देखिए टोटल कॉस्ट सवाल में हमेशा गिवन होगी, सही ना। मतलब सारी चीज़ें सवाल में गिवन होंगी, आपने सिर्फ उसे फॉर्मेट में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। तमाम तर वैल्यूज़ गिवन होंगी, सारा डाटा नॉर्मली सवाल में गिवन होगा, आपने सिर्फ वो डाटा उठाकर जो है ना वो फॉर्मेट में अप्लाई करना है। जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट पढ़ा था उस फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ये बात हमने पढ़कर समझी थी। तो फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिया था, चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पूरी समझ ली थी, उसमें कुछ नया नहीं था। ज़रा एक सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, अपने पास लिख लेंगे ताकि हम वो सॉल्व करके देख सकते हो। Company having an annual demand of 90,000 units with the purchase price of $40 per unit. With the purchase price of $40 per unit. Full stop. Ordering cost is $275 per order. $275 per order. Holding cost is $3 per unit per annum. Is $3 per unit per annum. Full stop. The current EOQ are 5,000 units. The current EOQ are 5,000 units. Calculate the total cost.
कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। अच्छा देखिए, जो लास्ट क्लास में फॉर्मेट बनाया था ना, तमाम तर चीज़ें उसकी गिवन है आपको। ज़रा फॉर्मेट में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करके बताएं, कोशिश करें। चले जी, क्या क्या कैलकुलेट करना था? मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ऐसे ही है ना? ठीक है, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई परचेज प्राइस। एनुअल डिमांड गिवन है 90,000 और परचेज प्राइस 40 पर यूनिट। तो मैंने कहा जी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे 90,000 यूनिट्स परचेज करने हैं और एक यूनिट मुझे मैं कितने का खरीद रहा हूँ? 40 का। तो 90,000 इंटू 40 विल बी 3.6 मिलियन। ठीक हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला था? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। अच्छा, ये कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी पूरी। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ वाली कहानी मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई थी कि देखिए, जब आप एनुअल डिमांड को डिवाइड करेंगे ना EOQ से, तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होती है दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ क्या कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और फिर उन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मैं मल्टीप्लाई करता था किससे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो एनुअल डिमांड कितनी थी मेरे भाई? 90,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 275 4970 50 4950। सही है ना भाई? ठीक हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था EOQ डिवाइडेड बाय 2। EOQ कितना था? 5000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 3। ये कितना हो जाएगा? 7,500 प्लस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट। डन है? क्लियर है बात यहां तक? किताबें ले ली हैं? कैप्लन की किट निकाले जरा। कैप्लन क्वेश्चन 157। कैप्लन क्वेश्चन 157। चले जी, देखिए इसी के अंदर हम एक और कहानी समझते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, व्हाट इज EOQ? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और समझा था, मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि EOQ हमें यह बताता है कि एक ऑर्डर में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करने। सही है? या आप ये कह सकते हैं कि एक ऑर्डर में कंपनी कितने यूनिट्स परचेज करे तो उससे सबसे ज्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। अगर वो उससे कम यूनिट परचेज करेगी तब भी उसको नुकसान है, ज्यादा यूनिट्स खरीदेगी तब भी उसे नुकसान है। दोनों केसेस में पर्टिकुलरली उसे क्या हो रहा होगा? दोनों केसेस में उसे नुकसान हो रहा होगा। तो EOQ आपको बताता है कि जी फाइनेंशियली बेनिफिशियल क्या है, एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स खरीदें। अब फॉर एग्जांपल जैसे जो करंट क्वेश्चन हमने किया, इसमें हमारे पास एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स खरीदने थे? हमने 5000। ठीक है ना? जब भी हमने क्वेश्चन पहले एग्जांपल वाला सॉल्व किया था, किट से पहले वाला, मैं गया सप्लायर के पास। सप्लायर ने मुझे कहा कि सर देखें, आप हर ऑर्डर में जो है ना वो मुझसे 5000 यूनिट्स खरीदते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसने कहा जी मैं आपको एक यूनिट देता हूं कितने का? $40 का। मैं आपको $40 का एक यूनिट देता हूं और आप मुझसे 5000 यूनिट्स परचेज करते हैं हर ऑर्डर में। तो मैं आपको ना एक ऑफर देता हूं, और वो ऑफर कुछ इस किस्म की है कि अगर आप अपने करंट EOQ को, यानी कि एक ऑर्डर में जो आप मुझसे 5000 यूनिट्स खरीदते हैं ना, अगर आप इस करंट EOQ को बढ़ाकर 7500 यूनिट्स कर दें, यानी कि हर ऑर्डर में आप 5000 के बजाय मुझसे कितने यूनिट्स लें मेरे भाई? 7500 यूनिट्स लें, तो मैं आपको दूंगा डिस्काउंट। दैट कैन बी एनी परसेंटेज, 2%, 3%, 4%, वो फिर उनकी आपस की निगोशिएशन है, जितनी सप्लायर ऑफर करेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सप्लायर आपको ये ऑफर कर सकता है कि अगर आप अपने करंट EOQ लेवल को बढ़ा दें, तो आप अपने करंट EOQ लेवल को बढ़ाएंगे तो मैं आपको क्या ऑफर करूंगा मेरे भाई? मैं आपको डिस्काउंट ऑफर करूंगा। मान ले उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर किया 2% का,
कि सर अगर आप 5,000 के बजाय हर ऑर्डर में मुझसे 7,500 यूनिट्स लेंगे ना तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। अच्छा अब देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो कुछ एस्पेक्ट्स में बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग विदाउट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने ईओक्यू लेवल को बढ़ाऊंगा ना और मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो हर कॉस्ट इफेक्ट होगी, इस बात को समझना। ये भी इफेक्ट होगी, ये भी इफेक्ट होगी और ये भी इफेक्ट होगी, क्योंकि हर कॉस्ट के अंदर, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है, या तो परचेज प्राइस का हिस्सा है या ईओक्यू का लेवल का हिस्सा है। देखो ना मेरे भाई, ये पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, क्या था? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं ईओक्यू को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें भी इफेक्ट आ जाएगा, इसमें भी इफेक्ट आ जाएगा, दो चीजों में इफेक्ट आ गया। अच्छा, डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का? 2% का। इस 2% के डिस्काउंट का इफेक्ट किस पे चला जाएगा? मटेरियल कॉस्ट में। इसका मतलब है कि तीनों कॉस्ट अपनी अपनी जगह से हिलेंगी। अगर मैं सप्लायर की बात मान लेता हूं, उसका डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो तीनों कॉस्ट हिलेंगी। अब इसमें 3 बातें होती हैं। पहली बात, डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद तीनों कॉस्ट कम हो रही हैं। अगर तीनों कॉस्ट कम हो रही होती तो मैंने कहा जी फिर तो फैसला बड़ा आसान है, क्योंकि तीनों में कमी आ रही है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं ये डिसीजन मेकिंग ले लूं कि मैं डिस्काउंट अवेल कर लूं, क्योंकि डिस्काउंट अवेल करने की वजह से मेरी मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मैंने कहा जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तीनों कॉस्ट बढ़ जाएं, जो कि ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट में कॉस्ट हमेशा क्या होगी मेरे भाई? कम होगी। लेकिन उस वक्त मेरी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी जब तीनों कॉस्ट में से किसी एक आध दो कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा होगा और किसी एक आध दो कॉस्ट में क्या आ रहा होगा मेरे भाई? इंक्रीज आ रहा होगा। अब मसला क्या है? देखो होगा क्या, अगर एक कॉस्ट कम हो रही है और दो बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि एक इतनी ज्यादा कम हो रही हो कि वो दोनों के बढ़ने के इफेक्ट को भी क्या कर दे? पॉजिटिव कर दे, खा जाए। और हो सकता है कि दो डिक्रीज हो रही हैं, एक बढ़ रही है। और हो सकता है कि कॉस्ट इतनी तेजी से कम हो रही हो कि वो जो कॉस्ट दूसरी तरफ बढ़ रही थी ना, वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट ना करे, यानी कि वो उसके इफेक्ट को जनरेट ही ना करे। लेकिन कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है और एक जगह पर नेगेटिव है, लेकिन कभी कभार एक जगह का परफॉर्मेंस लेवल इतना पॉजिटिव होता है कि वो दूसरे एरिया के नेगेटिव को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। कभी कभार इतना नेगेटिव होगा कि तो कहीं पर आपने पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट भी किया होगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो भी पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने सप्लायर से कहा, मैंने कहा सर देखिए मैं करूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि मेरी नजर में मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मैं आपका डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करूंगा ना तो मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। सुनना बात मेरी कॉम्स, मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों ऐसा है? डिस्काउंट मिल जाएगा ना, उठाओ कैलकुलेटर, 40 के ऊपर 2% का डिस्काउंट मिलेगा। 40 का 2% मेरे ख्याल में कितना होगा? 0.8। उठाए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, शाबाश, सब सारे लाए जा रहे। 40 का जो 2% है वो कितना हो जाएगा? 0.8। इसका मतलब है कि अब जब मैं वो यूनिट्स परचेज करूंगा तो वो यूनिट मुझे 40 का नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा 38.2 का। तो जब आप 40,000, जब आप 90,000 को 38.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 39.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो मटेरियल कॉस्ट है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिस्काउंट ऑफर कर लेता हूं तो मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी, एक। अच्छा मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा आपकी नजर में? मैंने कहा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, टोटल, नॉट पर ऑर्डर, लेकिन टोटल कम हो जाएगी। क्यों? सर जब आप एक ऑर्डर में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो एनुअल डिमांड को कवर अप करने के लिए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो आपकी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल रहा था? मैं 90,000 को डिवाइड कर रहा था किससे? 5,000 से। करो जरा 90,000 को जरा पहले 5,000 से डिवाइड करो, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे थे? कितने? 18।
यानी कि पहले मैं ऑर्डर दे रहा था 18, यानी कि मेरे गले जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 18 ऑर्डर्स की पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं ईओक्यू को बढ़ा दूं, 5000 से बढ़ाकर 7500 कर दूं, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा जी फिर मैं 90,000 को डिवाइड करूंगा 7500 से, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 12। ऐसा ही है, पहले कॉस्ट कितने की आ रही थी? 18 की, अब कॉस्ट कितने की आ रही है? 12 की। इसका मतलब है कि अब मैं पूरे साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? 12। जब 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है सर, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ईओक्यू का लेवल बढ़ेगा ना। ईओक्यू का लेवल बढ़ेगा तो वेयर हाउस में नंबर ऑफ यूनिट्स की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब वेयर हाउस में नंबर ऑफ यूनिट्स की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनको होल्ड करने की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट होगी उसमें क्या आ रहा होगा? उसमें इंक्रीज आ रहा होगा। तो मैंने सप्लायर से कहा कि भाई सप्लायर, मसला यह है कि ऐसी सिचुएशन में ना मेरी मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है, मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सप्लायर कहने लगा भाई तू चाहता क्या है? मैंने कहा देखो मैं करूंगा कैलकुलेशन, बिफोर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। मैं 2 कैलकुलेशन करूंगा। जब तुम मुझे डिस्काउंट ऑफर करोगे ना तो मैं 2 कैलकुलेशन करूंगा, एक बिफोर डिस्काउंट की और एक आफ्टर डिस्काउंट की। फिर मैं इन दोनों कैलकुलेशंस को आपस में क्या कर दूंगा मेरे भाई? कंपेयर कर लूंगा, और कंपैरिजन में ये फैसला कर लूंगा कि मैंने डिस्काउंट अवेल करना है या फिर डिस्काउंट अवेल नहीं करना। अगर आफ्टर डिस्काउंट मेरी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं डिस्काउंट अवेल कर लूंगा, लेकिन अगर आफ्टर डिस्काउंट मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मैं डिस्काउंट अवेल नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि फिर आप फुल एंड फाइनल वन टाइम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये डिसीजन मेकिंग हर दफा चेंज होगी, और ऑब्वियस सी बात है इस डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा कि आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले 5000 थे, मैंने यहाँ 7.5 किया। हो सकता है सप्लायर बोलता नहीं भाई 10 करो, भाई 12 करो, भाई 15 करो, वो अलग बोल सकता है। फिर डिस्काउंट 2% का डिस्काउंट मैंने बहुत बताया है, हो सकता है डिस्काउंट इससे कम हो, 0.5% का हो, 0.75% का हो सकता है 5% का भी हो। तो भाई ये वेरी करेगा। तो इस वजह से हमें हर दफा कैलकुलेशन करनी होंगी 2, एक बिफोर डिस्काउंट की कैलकुलेशन और एक आफ्टर डिस्काउंट की कैलकुलेशन, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर हम ये फैसला करेंगे कि हमने डिस्काउंट अवेल करना है या फिर डिस्काउंट अवेल नहीं करना है। फिर हम इसकी बेसिस के ऊपर हम ये फैसला करेंगे कि हमने डिस्काउंट अवेल करना है या फिर डिस्काउंट अवेल नहीं करना है। वो उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? तो जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे अपने पास। Company having an annual demand of 120,000 units, कितने हैं? 120,000, 1,20,000। Having a purchase price of $50 per unit. Having a purchase price of $50 per unit. Full stop. Ordering cost $300. Ordering cost is $300 per order. Holding cost is $2.5 per unit per annum. $2.5 per unit per annum. Full stop. The current EOQ are 10,000 units.
फुल स्टॉप. Supplier offers a discount of 5%. Supplier offers a discount of 5% if the current EOQ level increases to 15,000 units. Increases to 15,000 units. Full stop. Calculate the annual cost increase. Calculate the annual cost increase or annual saving if the discount is availed. चलें जी, इसमें दो कैलकुलेशन होंगी, बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट. तो ज़रा बिफोर डिस्काउंट वाली कैलकुलेशन करें. चलें जी, देखिए दो कैलकुलेशन होनी थी इसमें, एक होती बिफोर डिस्काउंट और एक होती आफ्टर डिस्काउंट. अच्छा, याद रहे कि जो बिफोर डिस्काउंट वाली कैलकुलेशन है ना, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दैट इज मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट. सही है. एनुअल डिमांड कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50. अमाउंट बता दो. 6 मिलियन. ठीक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू. एनुअल डिमांड कितना मेरे भाई? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ना. जो करंट ईओक्यू लेवल था वो तो 10,000 था ना, तो 1,20,000 को डिवाइड कर दिया 10,000 से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 300. तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जी मेरा भाई, 3,600. और होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैं लूंगा ईओक्यू. ईओक्यू कितना था? 10,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 2.5. जी भाई, 12,500 प्लस करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल कॉस्ट. सही भाई, 60,16,100 ऐसा ही है. अब जो दूसरी कैलकुलेशन है वो किसकी होगी? वो हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट की. बोर्ड पे देख लेंगे मेरा भाई. वो कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी? आफ्टर डिस्काउंट की. अच्छा, अब आफ्टर डिस्काउंट में भी तीनों चीजें आएंगी. अब सुनना गौर से मेरी बात. मटेरियल कॉस्ट, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस. अच्छा, परचेज प्राइस कितनी थी? अब कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5% का. ठीक है, तो आप ले लें, आप ले लेंगे 50 का 95%. सही ना. आप लेंगे 50 का 95%. 50 का 95% लेंगे तो इट विल बी 47.5. ठीक है ना. मैंने परसेंटेज वाइज डिस्काउंट को माइनस कर दिया. अगर आपके दिल के किसी कोने में ये सवाल है कि सर 50 का 95% ये क्या हुआ, तो आप 50 का 5% निकालें, जो वैल्यू आ रही है वो माइनस कर लें. अल्लाह का वास्ता, अब ये मुझसे ना पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो आप ये कर लें. अगर आपको ऐसी कोई अंदर से फीलिंग आ रही है तो आप ये कर लें, आंसर आपका सेम आएगा. तो इट विल बी 47.5. तो मल्टीप्लाई करो, अमाउंट बताओ क्या आई? कितना? 57 लाख. ठीक हो गया. फिर उसके बाद इसमें हम प्लस क्या करेंगे मेरे भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू. अच्छा, एनुअल डिमांड कितनी थी? 1,20 डिवाइडेड बाय ईओक्यू
15,000, यानी कि मुझे EOQ बढ़ाकर करना था 15,000 अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए था, और मल्टीप्लाई बाय वो 300 ही रहेगा, 3,000 2400 2,400, और इसमें मैं प्लस क्या कर दूंगा, होल्डिंग कॉस्ट क्या थी, EOQ डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब करंट EOQ कितना है 15,000 डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 2.5 पर भी लगेगा डिस्काउंट, यानी कि जो होल्डिंग कॉस्ट है ना 2.5, ये भी 5% से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ये 5% से क्यों कम होगी, ये मैं भी आपको आगे चलकर समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअली कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन एक बात हम याद रख लें बाय डिफॉल्ट, जो कि आपको हर सवाल में अप्लाई करनी है, इसकी लॉजिक मैं भी आपको आगे चलकर बताता हूं, और वो ये है कि भाई जितने परसेंट से परचेज प्राइस कम होगी ना, उतने ही परसेंट से कंपलसरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी कम होगी। जितने परसेंट से परचेज प्राइस कम होगी, यानी कि जितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो डिस्काउंट है ये कितनी चीजों पर लगेगा, ये दो चीजों के ऊपर लगेगा। डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी चीजों पर लगेगी मेरे भाई, दो चीजों पर लगेगी। किस किस पे लगेगी, मटीरियल प्राइस पर लगेगी और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पे लगेगी। दो चीजों के ऊपर ये डिस्काउंट की परसेंटेज लग रही होगी। तो जरा उठाओ कैलकुलेटर, तुम्हारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 2.5, लेकिन अब मैंने कहा कि ये डिस्काउंट से कम हो जाएगी, यानी कि अगेन मैं 5% से इसको रिड्यूस कर दूंगा। 5% से रिड्यूस करने का मतलब है कि मैं 2.5 का भी ले लूंगा 95%। 2.5 का 95% कितना, 2.375। तो मैंने कहा जी इट विल बी 2.375, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बता दो, क्या हो गया, ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 17813, वो आपके पास आ रहा होगा 17812.5, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट होल नंबर। और इन तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या कैलकुलेट जाएगी मेरे भाई, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट जाएगी टोटल कॉस्ट। जल्दी 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 अमाउंट बताएं प्लस करके, 5720213। मैंने कहा मैं सब बताऊंगा मेरे दोस्त, तसल्ली रखें, आप टेंशन ही ना लें, सब बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये इस तरीके से करना जरूरी है। जी मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना था, सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, हाँ, कि हमारी कॉस्ट बढ़ी है या कम हुई है। तो ये बात तो क्लियर आपको नजर आ रही है कि आपकी कॉस्ट क्या हुई है मेरे भाई, कम हुई है। अब सवाल ये हुआ है कि अगर कॉस्ट कम हो रही है तो ये मेरा पैसा बचाएगा, अगर कॉस्ट कम हो रही है तो मेरा पैसा बच रहा है, ये मेरा पैसा बचाएगा। और पैसा बचने का मतलब है कि हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल सेविंग। पैसा बचने का मतलब है कि हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल सेविंग, और वो कितनी है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो मैंने कहा जी बिफोर डिस्काउंट जो कॉस्ट थी वो थी 60,16,100 माइनस 5720213 295,887। तो 295,887 इज योर एनुअल सेविंग। अच्छा जी, अब जरा एक दो चीजें समझ लेते हैं। अभी मैंने इस सवाल से पहले वो एक डायग्राम बनाकर दिखाई थी आपको, मटेरियल कॉस्ट कम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी और होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें ऐसा ही हो रहा है, बिफोर डिस्काउंट मटेरियल कॉस्ट कितनी थी और आफ्टर डिस्काउंट कितनी है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई मेरे भाई, कम हो गई, सही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। और यही कहानी मैं आपको बता कर आया था, ऐसे ही है ना। मैंने आपको कहा था कि जब आप डिस्काउंट अवेल करेंगे तो आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट
बढ़ जाएगी। मटेरियल कॉस्ट क्यों कम होगी, इसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई और बढ़ाई। होल्डिंग कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों कम होगी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया कि जब आप एक ऑर्डर में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जब आप एक ऑर्डर में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो स्टोरेज में, वेयर हाउस में रखे हुए यूनिट्स की तादाद बढ़ जाएगी। जब वेयर हाउस में रखे हुए यूनिट्स की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने बेसिकली डिस्कस की और हमने पढ़ी, और यही चीज आपको सवाल में होती हुई नजर आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई मसाइल? अच्छा देखिए, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, इसमें मेनली हम आजकल, मतलब अब 2023 के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम मेनली डील करते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर बेसिकली क्या आता है मेरे भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर बेसिकली आता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा है वो आपकी मेनली क्या है मेरे भाई, वो आपकी मेनली ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कि जब भी आप एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो जो यूनिट जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके पास आएगा, जो भी ट्रक है, सुजुकी है, वो जो है ना, वो शेजोर है, जो भी है, वो जिस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप तक पहुंचेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला आपसे क्या चार्ज करेगा मेरे भाई, आपसे पैसे चार्ज कर रहा होगा, नोटे चार्ज कर रहा होगा। इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज हमें बेसिकली याद रखनी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर तो हम नॉर्मली क्या लेकर आते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर तो हम नॉर्मली लेकर आते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर। अच्छा देखो, ये जो होल्डिंग कॉस्ट है ना 2.375 या उस 2.5 थी, या जो भी मैं आपको होल्डिंग कॉस्ट लिखवाता हूं, देखिए होल्डिंग कॉस्ट का जो अगर आप ब्रेकअप करने जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें, सही ना। जैसे अगर मैं उसको थोड़ा सा कंपाइल करूं तो मैंने कहा कि जी इस होल्डिंग कॉस्ट में आ जाता है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ वेयर हाउसेस, वेयर हाउस के सारे एक्सपेंस। अच्छा, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं। अब वेयर हाउस का सारे एक्सपेंस का मतलब है कि वहां पर जो भी यूटिलिटी बिल्स होंगे वो सारे, सही है, वहां जो सिक्योरिटी होगी वो सब कुछ। अच्छा, वेयर हाउस अगर आपका परचेज्ड है तो वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन, और अगर आपका परचेज नहीं है तो वेयर हाउस का रेंट। यानी कि वेयर हाउस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना वो बेसिकली किस में आ जाएंगे मेरे भाई, वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। एक चीज। फिर दूसरी चीज आती है फाइनेंसिंग ऑफ मटेरियल। सही ना। फाइनेंसिंग ऑफ मटेरियल ये है कि मटेरियल को परचेस करने के लिए आपने लोन लिया है, मटेरियल को परचेस करने के लिए आपने क्या लिया है मेरे भाई, लोन लिया है। तो जो लोन का इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट है, क्योंकि मसला ये है कि मटेरियल जब तक आपको आपके पास पड़ा रहेगा तब तक आप लोन का पैसा वापस नहीं कर सकते, वो बेचकर ही पैसा वापस होंगे। तो ये भी एक चीज आ जाती है फाइनेंसिंग ऑफ मटेरियल। और जो सबसे मेन चीज इसमें आती है ना, दैट इज द इंश्योरेंस। खास तौर पर आप कह सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल। देखिए, आपको ये चीज मेनली हो सकता है पता हो, वरना आप जब आगे जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज नजर आ जाएगी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें ऑन रिस्क होती है ना, ये इंश्योर्ड होती हैं, ऑब्वियस ही बात है। और ख़ास तौर पे जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस हैं ना, ये सारे इंश्योर्ड होते हैं। जितने भी गोदाम्स हैं, पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट है कि मेनली गोदाम्स जो है ना वो बेसिकली क्या होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो आग लगती है ना गोदामों में लगती है। ठीक है, क्योंकि मसला ये होता है कि जब उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे वैसे निकलवाने होते हैं, मतलब किसी किस्म का फ्रॉड करना होता है, तो वो गोदाम को आग लगा देते हैं। उनको पता है कि पैसे तो इंश्योरेंस के मिल ही जाने। और गोदाम की कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत ह्यूज कॉस्ट तो आती नहीं है, बस 4 दीवारें तो खड़ी करनी है आपने, अंदर तो आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं करना ना। आप समझे इस चीज़ को, फैक्ट्री है वह इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स और ये सारी चीज़ें और पूरा तरीक़ाकार है। वेयर हाउस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है कोई बहुत खास, बस आपने 4 दीवारें खड़ी की, और अंदर थोड़ी सी छत डाल दी, बस वेयर हाउस बन गया आपका तैयार। और आपने सिर्फ माल ले जाके वहाँ रखना ही तो है, और क्या करना है। तो अब समझे इस चीज़ को कि वेयर हाउस पूरा का पूरा इंश्योर्ड होता है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये शायद आपको पता हो, ये शिप्स के अंदर होता है, कार्गो
जो शिप्स के जरिए जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है ना, आपने देखा होगा कि जो शिप्स आती हैं बड़ी बड़ी, जिसे आप क्या कहते हैं कि गुड्स बेस्ड जो शिप्स होती हैं, ये जो उनके अंदर जो गुड्स होते हैं ना वो अलग इंश्योर्ड होते हैं और शिप अलग इंश्योर्ड होती है। यानी कि अगर शिप डूबती है तो शिप की इंश्योरेंस अलग है, वो शिप की ऑनर ने करवाई हुई है, उसके पैसे शिप के ऑनर को मिलेंगे, उसकी इंश्योरेंस कंपनी अलग होगी, और उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना उन प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस अलग होगी, वो इंश्योरेंस करवाई होगी उन प्रोडक्ट्स के मालिक ने। तो अगर शिप डूबती है तो फिर वो प्रोडक्ट्स के ऑनर को पैसे भी मिलते हैं। जैसे शायद मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो न्यूज़ देखी थी या नहीं देखी थी, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 months बैक, वो जो एक सुपर कार्स से भरी हुई शिप डूब गई थी, जिसमें हाल में 250 या 300 सुपर कार्स थी। मतलब सुपर कार्स का मतलब है जो औकात से बाहर की गाड़ियाँ होती हैं, हाँ वो वाली, तो सही ना। तो वो 250-300 गाड़ियाँ थी वो मेरे ख्याल में, और उसकी जो पाकिस्तानी करेंसी में जो वैल्यू बन रही थी वो मेरे ख्याल में पता नहीं 70 अरब या 80 अरब के आसपास की बन रही थी, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब आप उसको कन्वर्ट करें, हर गाड़ी कोई $2 मिलियन की है, कोई $3 मिलियन की है, मेरे भाई 2 मिलियन और $3 मिलियन को अभी आप मल्टीप्लाई तो करें, आपके डेले 12 जाने, आपको 15 मिनट लग जाने कैलकुलेशन करने में कि ये अमाउंट दिखाई गया उन्होंने। वो तकरीबन 70-80 अरब के करीब की गाड़ियाँ थी आज से 7-8 महीने पहले ही करीब, कि जी वो गाड़ियाँ डूब गए। अच्छा, अब मसला क्या है, नहीं देखिए वो सारी चीज़ें इंश्योर्ड थी, जितने भी कंटेनर डूबे ना वो सारे के सारे इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस कंपनी वालों को पैसे मिले होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली साथ ही साथ जो शिप डूबी है उसके भी पैसे मिले होंगे। अब मसला क्या है, सर मेरा मटेरियल इंश्योर्ड है। अब कुछ बेसिक बातें आपको पता होंगी, अगर आपको नहीं पता तो आपको सख्त दुआओं की जरूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को इंश्योर्ड करवाने जाते हैं तो इंश्योरेंस हमेशा परसेंटेज वाइज लगती है, और परसेंटेज वाइज लगती है ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं 40 लाख की गाड़ी को इंश्योर्ड कराने जा रहा हूं तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपसे लेंगे ना वो लेंगे 2%। तो अगर आप 40 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं तो 40 लाख का 2% लेंगे 80,000। अगर आप 60 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं तो मैं 60 लाख का 2% लूंगा 1,20,000। अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आए हैं तो मैं 1 करोड़ का 2% लूंगा, दैट विल बी 200,000। ये बात तो तय है ना, उनकी परसेंटेज फिक्स्ड है, लेकिन उसकी वैल्यू में फर्क किसकी वजह से आ रहा होता है, उसकी वैल्यू में फर्क आ रहा होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगी। इस पर एग्री करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो इंश्योरेंस कम हो जाएगी, इस पर एग्री करते हैं। पहले प्रोडक्ट कितने का था, 50 का, फिर डिस्काउंट मिला, मटेरियल कम होकर 50 से कितने का हो गया, 47.5। सर जब मटेरियल की प्राइस गिरेगी तो मटेरियल की इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इंश्योरेंस कम होगी तो इंश्योरेंस किसका पार्ट था, होल्डिंग कॉस्ट का। जब इंश्योरेंस कम होगी तो इंश्योरेंस किसका पार्ट था, होल्डिंग कॉस्ट का। जब इंश्योरेंस कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से मैंने आपको कहा कि जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट मिलने की वजह से जब आपकी मटेरियल कॉस्ट कम होती है तो साथ ही साथ कंपलसरी आपकी क्या कम होगी मेरे भाई, होल्डिंग कॉस्ट भी कम होगी। जब डिस्काउंट से आपकी मटेरियल प्राइस कम होगी तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि मटेरियल प्राइस कम होने की वजह से उसकी जो इंश्योरेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पहले हमें इंश्योरेंस कितने पे ले रहे थे, 50 रुपए पे, पहले मुझे इंश्योरेंस पे करनी थी 50 रुपए के हिसाब से। अब प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपए से कम हो गई, 47.5 हो गई, तो अब मुझे प्राइस जो पे करनी है वो 47.5 के हिसाब से करनी है। तो 47.5 के हिसाब से करूंगा तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। जब इंश्योरेंस की प्राइस कम होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस बात को हम याद रखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर हमारे जहन में कई सवालात आते हैं शायद, लेकिन उसमें से एक मेजर सवाल ये आता है कि सर अगर हमने मटेरियल की इंश्योरेंस ना करवाई हो, देखिए ये वन ऑफ इवेंट है, और इस बात को आप समझें कि आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। हम जो भी चीज़ क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी ना, सबने पढ़ी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एग्रीड? ऐसे ही है। कितनों ने पढ़ा कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल? नहीं पढ़ा ना, टीचर ने नहीं पढ़ाया।
जबकि ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल उस वक्त है कि कोई ऐसा बिजनेस जो कि लायबिलिटी के ऊपर काम कर ही नहीं रहा। अगर एक बंदा लायबिलिटी के ऊपर काम कर ही नहीं रहा, वो उधार पर काम ही नहीं करता, तो जब वो उधार पर काम ही नहीं कर रहा तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी एसेट्स इज इक्वल्स टू योर कैपिटल। लेकिन हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते, हम ये मानकर चलते हैं कि यार नॉर्मली बिजनेस उधार के ऊपर काम करते हैं। लेकिन क्या आप गारंटी देते हैं कि ऐसा होगा? हमेशा नहीं होता ना। बहुत सारे बिजनेस आपको मिलेंगे, आपको पाकिस्तान में ऐसे कई बिजनेसेस जो कि उधार पर काम नहीं कर रहे होते, वो कैश पर काम कर रहे हैं, उनकी परचेजिंग सारी कैश पर है, उनकी सेल सारी कैश पर है, सब कुछ कैश पर चल रहा है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन डिफरेंट है। तो देखिए, हो सकता है कि कोई कंपनी अपना मटेरियल इंश्योर्ड ना करवाती हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल, एग्रीड। लेकिन देखिए, हम अनसर्टेन सिचुएशन के हिसाब से बात नहीं कर सकते ना। मैं बात करूंगा कि 100 में से 80 बिजनेस क्या करते हैं, 100 में से 80 बिजनेस क्या करते हैं ना, मैं उस पर बात, 100 में से 20 लोग क्या कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। इस वजह से हम नॉर्मली ये मानकर चलते हैं कि मटेरियल इंश्योर्ड होगा। जब मटेरियल की प्राइस होगी तो इंश्योरेंस की प्राइस भी कम हो जाएगी। जब इंश्योरेंस की प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से कंपलसरी जब भी आप मटेरियल प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो साथ इसको रिड्यूस करेंगे मेरे भाई, होल्डिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे विद द सेम परसेंटेज। जितने परसेंट से मटेरियल प्राइस कम होगी उतने परसेंट से ही आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो रही होगी। इस बात को आपने याद रखना। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? तो जरा एक सवाल और लिख लेंगे अपने बस। 150,000 यूनिट्स, एनुअल डिमांड 150,000 यूनिट्स, परचेज प्राइस $30 पर यूनिट, परचेज प्राइस $30 पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट $400 पर ऑर्डर, $400 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट $3.5 पर यूनिट पर एनम, करंट EOQ $12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% if the current EOQ level increases by 5,000 units. Calculate the annual saving or annual cost. चले जी, अभी जो सवाल मैंने लिखवाया था उसमें आपकी एनुअल सेविंग आई है 105,964, ऐसे ही है, प्लस माइनस कुछ थोड़ा बहुत 968, 970, 960, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेसिकली होता है डेसिमल प्लेसेस की वजह से, कि जब आप डेसिमल प्लेस की वर्किंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत आंसर जो है ना वो प्लस माइनस हो जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि ACCA इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल है कि वो आंसर की ना रेंज देखता है। यानी कि जब आप पेपर देने जा रहे होंगे ना तो देयर विल बी अ रेंज ऑफ आंसर। फॉर एग्जाम्पल, तुम पेपर देने गए हो, पेपर में बैठे हो, बॉक्स क्वेश्चन आता है। बॉक्स क्वेश्चन का मतलब है यू हैव टू टाइप द आंसर। तो जो उसके बैक हैंड पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो आंसर अपडेटेड होगा ना, उसकी रेंज होगी। यानी कि हमने कंप्यूटर को एक तरीके से ये इनपुट किया हुआ होगा कि भाई 105,960 से लेकर 105,980 तक के दरमियान के तमाम आंसर क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। तो वो इस तरीके की रेंज होती है, क्योंकि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है। उन्होंने आपको डेसिमल प्लेस की वर्किंग नहीं सिखानी या बाकी चीज़ें नहीं सिखानी, मेन कॉन्सेप्ट जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है, वो आपके पास से आ जाता है।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उधर अपने पास लिख लें मेरे भाई, इस उम्मीद के साथ कि आप आज की दिन में किताबें ले लेंगे जिन्होंने नहीं ली है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी आप लोगों को। कैप्लन में आप करेंगे क्वेश्चन 167, 168, 169 एंड 170। सही है? बीवीपी में लिख लें। बीवीपी में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6.18। बीवीपी क्वेश्चन 6.18। अच्छा, एक चीज जो मेनली हमें याद रखनी है, जरा सुन लीजिएगा गौर से, जो मैं हमेशा से बताता हुआ आता हूं कि देखिए सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा कि निकालना क्या है। सवाल में हर दफा एनुअल सेविंग नहीं निकालनी होगी। यह भी हो सकता है कि वो आपसे सवाल में कहे कि भाई कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, कि मुझे आफ्टर डिस्काउंट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो, या आफ्टर डिस्काउंट की ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो, या आफ्टर डिस्काउंट की होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो। इसका मतलब है कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो पहले ज़रा तसल्ली के साथ जज्बात पे काबू रखते हुए सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ लें और देखें कि वो आपसे रिक्वायरमेंट में चाहता क्या और उसके हिसाब से फिर आप उसको आंसर कर रहे हो। ठीक हो गया मेरे भाई? कल वाली क्लास में ये सवाल सॉल्व करके आइएगा। अगर कोई मसला होगा तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह कल वाली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।